हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज आप ये जो सामने देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जल, यह क्लास 7th की जियोग्राफी है, जो कि प्रॉपर आपकी जो ऑफिशियली एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे हम लोग इस एसएसटी के कोर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें जो क्लास 6 की जियोग्राफी है यानी भूगोल पूरी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 7th में 4 चैप्टर कवर हो गए हैं। आज हम 5th चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। ऐसा नहीं कि जल का मतलब सिर्फ पानी के बारे में ही दिया है, पानी से रिलेटेड आपके सागर का जल, महासागरीय धाराएं, ठीक है, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सीक्वेंस में क्लासेस को देख पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। 2 बजे की क्लास जो थी आज आपकी, वह अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिएगा, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आइए, तो अब इसके बाद इसमें 2 चैप्टर और बचेंगे, फिर हम कक्षा 8 की जो जियोग्राफी है उसको कवर करेंगे। देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे एक शब्द है थलसाला। आप सामने देख पा रहे होंगे, थलसाला क्या है? यह छोटे यानी घर के पौधे रखने का कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया अहाता होता है। अहाता का मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे 4 दीवारी या कोई घेरा, या मतलब बहुत जो छोटे छोटे गमले नहीं होते जिसमें हम पौधों को लगा देते हैं, उसी को ये कह रहा है अहाता। इंग्लिश में इसका वर्ड है QUAD, क्वैट। ठीक है, और एक वर्ड और इसका क्वाड्रेंगल भी इसको बोलते हैं, QUADRANGLE, क्वाड्रेंगल भी इसको बोलते हैं अहाता को। आई बात समझ में? यानी कि जो छोटा बर्तन होता है पौधे लगाने का, उसको अहाता कह रहे हैं, उसी को ये थलसाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य के ताप, समझिए यहाँ से अपने पॉइंट्स को समझते हुए चलिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जल किस वजह से वाष्पित होता है? तो जल जो है वह सूर्य के टेम्परेचर की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से वाष्पित हो जाता है, यानी कि वाष्प का रूप धारण कर लेता है जल। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर, संघनित का अर्थ होता है द्रव का रूप ले लेना, द्रव का रूप ले लेना, उसके आयतन में, आकार में जो है कमी आ जाना, ये होता है संघनित। बादलों का रूप ले लेता है, जो पानी होता है, जो भाप होती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो फिर वो संघनित हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, पानी बन जाता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, यानी कि जो बारिश होती है उसको कह रहा है ये। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिस प्रक्रम में जो जल है वह लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। आई बस समझ में? जो महासागरों, वायुमंडल और धरती, इन सब के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को हम जल चक्र नाम देते हैं। कि भाई पानी पहले पृथ्वी पर है, फिर यहाँ से वो सूर्य के ताप की वजह से क्या हुआ, भाप बन गया, भाप बन करके उड़ गया, आसमान में चला गया, और फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे ठंडा होकर के फिर पानी नीचे आया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये पानी है, यहाँ से क्या हुआ, ये वाष्पीकरण हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ तो ये ऊपर चला गया, यहाँ से आते आते फिर क्या हुआ, यहाँ पे आके ठंडा होने की वजह से फिर ये संघनित हो गया, संघनित होकर के फिर ये बारिश हो गई, बारिश होकर के फिर पानी नीचे आ गया, फिर धरती पर आ गया, पहाड़ों पर आ गया। ठीक है, फिर से भाप बन करके उड़ा, फिर ऊपर, ये इसका जो चक्र चलता रहता है, इसको जल चक्र नाम दिया गया है। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ इतनी बात हो गई थी। हमारी पृथ्वी जो है, यहाँ से समझिए, देखिएगा, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला का मतलब होता है जो चारों ओर से बंद है, जिसमें कोई चीज़
रखी गई है या कोई पौधा लगाया गया है। यहाँ पे देखिए थलसाला, एक बड़े जार के 1/4 भाग में एक बड़ा सा जार ले लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो जार होता है उसमें ऊपर ढक्कन लगा होता है और ये चारों तरफ से इस तरीके से बंद होता है। इसका 1/4 आप क्या करेंगे, 1/4 भाग में मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी भर करके उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा दें। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित कर दें। ठीक है, पहले क्या करें, आप एक बड़ा पौधा लगाएं, फिर उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाएं। ओके, इतना काम हो गया। छोटे पौधे लगाने के बाद इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। ठीक है, पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, ऐसा आप इसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो यही है थलसाला। तो हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जो 100 वर्ष पहले जल मौजूद था वही आज भी है। ओके, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो और आज वो हरियाणा में जो है पानी लगाने के काम आ रहा है। हो सकता है जो पहले कभी प्रशांत महासागर में जल था वो आज हम अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये जल चक्र की वजह से ऐसा हो जाता है। महासागर का जल है, उड़ करके भाप बन करके ऊपर गया, बादल बन गया, बादल उड़ता उड़ता और कहीं जाकर के बरस गया, वही पानी फिर नीचे आ गया, ये चीज हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या क्या है। देखिएगा, अलवण ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। कौन कौन? जो अलवण जल है इसके मुख्य स्रोत क्या है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। ठीक है, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। किसका जल लवणीय होता है? नदी का, ताल का या फिर समुद्र का। तो नदी, ताल या जो सोते होते हैं, सोते का मतलब जो नीचे से पानी अपने आप निकलने लगता है। आप इतनी गहराई खुदाई कर दो पानी अपने आप निकलने लग जाए। ठीक है, तो वो सोता होता है। तो नदी, ताल, सोते या हिमनद में या महासागर, इनमें जो लवणीय जल है वो महासागर और समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, नमक सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl या फिर खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ओके, लवणीय जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इतनी बात क्लियर होती है। ये जो मैप है, मैप बढ़िया है, अच्छा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैप से रिलेटेड हमें कुछ नहीं पढ़ना है और जो पॉइंट्स हैं उनको समझना है। पहले तो हम इस पॉइंट को समझेंगे। लवणता क्या होती है? देखिए, लवणता 1000 ग्राम जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है उसे हम लवणता कहते हैं कि इस जल में इतनी लवणता है। महासागर की जो औसत लवणता है वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। बस इतना। जल का वितरण कैसे होता है आइए समझते हैं चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, देखिएगा। ओह सॉरी, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग या कितने % भाग जल से ढका हुआ है? 3/4 भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, धरती पर जितना थल नहीं है उससे ज़्यादा जल है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? भाई अगर थल कम है, भूमि कम है, पानी ज़्यादा है, फिर पानी की इतनी किल्लत क्यों है? फिर बोतलों में पानी क्यों बिक रहा है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ से पता लगेगा कि कहाँ पे कितना पानी है। महासागर में 97.3% जल महासागरों में है, यानी कि जितना जल टोटल है 100%, 100 में से 97.3 तो महासागरों में है। बर्फ चत्रक के रूप में 2.0 है। भूमिगत जल हमारा 0.68 है। झीलों का अलवण जल जो है वह 0.009 है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं उनमें 0.009 है।
वायुमंडल में 0.0019 है, नदियों में 0.0001% है। तो ये पानी हमारा इस तरीके से यहाँ बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, तभी पानी की इतनी किल्लत देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को बेहतर समझेंगे। देखिए, चलिए यहाँ से महासागरीय परिसंचरण की बात करेंगे। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, यानी कि जल को बचाने की जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको बल दिया जाता है, उन पर काम किया जाता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है इसी के माध्यम से। महासागरीय परिसंचरण की बात करेंगे। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, ऐसा लग रहा है कुछ जादू हो गया है ना, मजा आता है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, ये सब चीज़ें एकदम से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं, यानी कि हमें महसूस होने लगती हैं, जादू सा होने लगता है, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पूछ लेगा क्वेश्चन। देखिए, जल कौन सा गतिमान रहता है, झील का या महासागर का, ताल का या फिर समुद्र का? तो जो महासागर होते हैं इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी भी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे उठती रहती हैं, भाई हवा चलती है उससे पानी में तरंगे उठती हैं। आप बॉल फेंको, पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ के कितनी ऊंची ऊंची तरंगे उड़ जाते हैं। अगर बॉल फेंको, कोई पत्थर फेंक दो पानी में तो कितना बढ़िया लगता है ना, वो तरंगे हो गई, ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गई। ओके, ये सब क्या है, ये गतिमान को दर्शा रही हैं कि पानी गतिमान है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रशांत महासागर की पिक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा है तरंगों की बात हो रही है, तरंगों की बात देखिएगा। आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तरंगे देखिएगा, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है, हमारे यहाँ तो समुद्र नहीं गड्ढों में गिरती है, पानी भरे हुए है ना, गिर जाती है, तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ध्यान दीजिए, तरंगे क्या होती हैं, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है, गिरता है, तो इसे क्या नाम दिया गया है, तरंगे कहा गया है। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। समुद्र की सतह पर जब हवा चल रही होती है तो तरंगे उठती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। यहाँ से चीज़ों को और बेहतर समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान होता है, तूफान में हवा बहुत तेज चलती है, इससे बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल बहुत अधिक विस्थापित हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहा गया है। क्या नाम, जिन्हें सुनामी कहा गया है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। नोट कीजिए, आपसे पूछ लेगा अब तक का विशाल सुनामी कितना मापा गया है, 150। ये जो तरंगे उठती हैं, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। क्या, ये जो तरंगे उठती हैं ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 का जो सुनामी था उससे भारत के जो तटीय क्षेत्र थे उनमें काफ़ी विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ध्यान दीजिए, सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वहाँ क्या हो गया था, डूब गया था। अगर यहाँ पे सुनामी की बात की जाए तो जो सुनामी है वह प्यारे दोस्तों एक जापानी शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है, यहाँ से समझिए चीज़ों को, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नहीं है, सुनामी पृथ्वी का तांडव देखिए। 26 दिसंबर, सिर्फ पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन पढ़ना जरूरी है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि हिंद महासागर में जो है कि किसके कारण अत्यधिक विनाश हुआ, तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों या फिर पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। तारीख थी 26 दिसंबर 2004। ये जो तरंगें थी उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। क्वेश्चन पूछ लेगा 26 दिसंबर 2004 में आने वाला जो सुनामी तरंगे थी उनका ये जो भूकंप था उसकी तीव्रता कितनी मापी गई थी, 9.0। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। महासागर का जो तल था नीचे लगभग 10 से 20 मीटर तक इधर उधर हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। हुआ क्या, दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे जल जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौट आया। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। ओके, 26 दिसंबर 2004 को आने वाला जो सुनामी था वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे से आया, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो थे वो पूरी तरीके से डूब गए थे। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा, देखिएगा, जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो उससे क्या हुआ, तरंगों की लंबाई भी कम हो गई थी। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक चली गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हो गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक यहाँ पे प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत लगभग 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। ओके, प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा जो विनाश हुआ था वो विनाश आप देख सकते हैं, कैसे गाड़ियाँ वगैरह सब डूब गई हैं पानी में। ठीक है, इसको थोड़ा और समझिए, फिर आगे महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वो पिछले कई 100 वर्षों की सबसे अधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक बहुत ज़्यादा क्षति हो गई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होता है उनमें जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। ओके, ये पहला संकेत होता है। आपसे पूछ लेगा कि सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है, तो प्रथम संकेत यही होता है, तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, फिर विनाशकारी तरंगें भी उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे वो देखने के चक्कर में बेचारे खड़े रहे। देखिएगा, ज्वार भाटा की बात करेंगे। यहाँ पे ज्वार भाटा क्या होता है, हालांकि आप सभी को पता होगा, फिर से समझिए। दिन में 2 बार, वो भी नियम से, महासागरीय जल का उठना और गिरना। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जो जल है वो उठ रहा है और गिर रहा है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं।
जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं। ज्वार किसे कहते हैं? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ करके जल तट के यानी कि किनारे के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। आई बात समझ में? सर्वाधिक ऊंचाई तक उठे और फिर बड़े हिस्से को डुबो दे तो ज्वार, निम्नतम स्तर तक आ जाए और पीछे हट जाए तो भाटा कहलाता है। ओके, यहाँ से चीज़ों को बेहतर समझेंगे हम। चलिए, यहाँ पे लिखा है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। इसी की वजह से पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। नोट कर लीजिए लाइन को। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण क्या होता है? ज्वार आ जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा अभी तक पिक्चर में भी आपको समझा देंगे हम। वेट, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्या होता है? जैसे पॉइंट कह रहा है कि जब पूर्णिमा या अमावस्या होती है उसके दिनों में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या होते हैं? बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्या होता है? देखिए, सबसे ऊंचा ज्वार उठता है। ठीक है, और इस ज्वार को हम वृहद ज्वार भाटा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, बिल्कुल तीनों एक सीध में आ गए हैं। क्या हो गया है? एक सीध में आ गए हैं। ठीक है, तो इससे वृहद ज्वार भाटा उठता है। ठीक है, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। महासागरीय और फिर महासागरीय जल पर पड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि निम्न ज्वार भाटा इसी से आता है। अगर हम निम्न ज्वार भाटे की बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लघु है और फिर बृहत ज्वार भाटा है। निम्न की अगर बात करेंगे तो ये लघु ज्वार भाटा की ही बात कर रहा है। लघु कहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश, यहाँ पे चांद है, देखिए ये आप चांद देख पा रहे हैं। जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चांद और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के अपोजिट महासागरीय जल पर पड़ता है और फिर लघु ज्वार भाटा देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही क्लियर करना था इसमें। वेरी गुड। अच्छा, एक बार इसको आप ना दोबारा फिर से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार आ जाता है। ठीक है, और फिर पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में, पूर्णिमा हो या फिर जिससे जो अमावस्या होती है उसके दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़े, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार नाम दिया गया है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट लगता है, विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार जो होता है ये नौ संचालन, नौका संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो उच्च ज्वार होते हैं ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कौन से ज्वार जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं? उच्च ज्वार। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी हेल्प करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे क्या करते हैं? बिना कठिनाई के इन मछलियों को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग
विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ से महासागरीय धाराओं की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं यानी कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी भी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं तथा किसकी ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं? शीत जल धाराएं होती हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लेगा कि जो है कि गर्म जल धाराएं होती हैं लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से देखिएगा, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ओके, जिस स्थान पर गर्म और शीत यानी ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की जल धाराएं मिलती हैं वो पूरे वर्ल्ड में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट जो है वो इसके अच्छे उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे यही ठंडी और गर्म जल धाराएं मिल जाती है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। फिर देखिए, कहता है जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम भी बना रहता है। चैप्टर हमारा खत्म होता है। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें ये वाले हम कर लेते हैं, ये वाले आप अपने आप करेंगे, ठीक है, ये हम करा देते हैं। वह प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, प्यारे दोस्तों, उसको जल चक्र कहा जाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं वह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। वेरी सिंपल एंड सरल, आप जो है इनको मिलाएंगे, ठीक है, ये आप मिलाने का काम कर लीजिएगा। और 2 बजे 9 बजे क्लास डेली होगी, बाकी और एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में हर जगह वीडियोज़ को शेयर करने का प्रयास कीजिए। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।